हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करा दे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस पर जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो जितना भी PDF है ये भी मैं उसी ग्रुप में डाल दूँगी, तो आपके लिए ईजी होगा वहाँ से रीच करना और वहाँ से पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है हमारी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, कि अगर हम किसी को अच्छे से बोलते हैं या किसी को कुछ समझाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफाई करना है मोटिवेशन जो हमें हैप्पी, हेल्दी और अच्छा फील कराता है। तो इसके अंदर हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए, इसमें एक्सटर्नल, इंटरनल, आइडेंटिफाइड और इंटरजेक्टेड बता रखा है। तो इसके अंदर क्या आता है, इंटरनल मोटिवेशन। जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, हम हेल्दी फील नहीं करेंगे, हैप्पी नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस, कि जो एंटीवायरस होता है वो हमारे प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, किस चीज़ को हमारे डिवाइस में प्रोटेक्ट करते हैं। तो किसको, हमारे सारे डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने में हमारे फ़ोन में डेटा होते हैं उन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है, एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है। और याद रखिए इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और साथ में एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस से रिलेटेड, जबकि हमारे ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है, पर 5-6 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। नेक्स्ट आता है, राइट एनी 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि आपको ऐसे 2 टेक्निक्स बताने हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो आपको इसमें क्या बताना है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है आप उसमें बता सकते हैं जो आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। जैसे लिसनिंग ऑफ म्यूज़िक, बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है। इसमें दे रखा है फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वेकेशंस पे जाना, नेचर वॉक करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन क्या है, कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, कि अगर हम रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि हम खुद के बॉस नहीं हैं, हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम खुद का क्लोथ बिजनेस चला रहे हैं तो हम खुद के ऑनर हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम डोसा सेल कर रहे हैं किसी स्टॉल पर या छोटा मोटा स्टॉल ही लगा रहे हैं तो वो भी क्या होगा, हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। या फिर हम होम बेकरी चला रहे हैं तो वो भी क्या है, हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन, कि अभी तक कितने सस्टेनेबल गोल जो हैं वो यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, 17। नेक्स्ट ये भी 5 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के हैं सारे, कि अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या फिर पैसिव होते हैं, पैसिवनेस आता है हमारे में, एग्रेसिवनेस आता है, तो हम अपने आर्म्स को क्या करते हैं, अपने हाथों का हमारा जो पोजीशन होता है वो कैसा होता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें हमारा पोजीशन होता है क्रॉसिंग। हम अपने हाथों को गुस्से में क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, जब भी हमें क्या आता है, ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होते हैं या ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि हमारे आँखों का कलर, हमारी बॉडी का शेप, ये हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डिफ़ाइन करती है। तो इसमें क्या आता है, हेरिडिटी। सबको पता है हेरिडिटी मतलब क्या होता है, जो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिला हुआ होता है और जीन्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आता है, उसमें हमारा कुछ हाथ नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी। तो हमारे आँखों का कलर कैसा होगा, हमारे बॉडी का शेप कैसा होगा, ये सारा कौन डिफ़ाइन करता है, हेरिडिटी डिफ़ाइन करता है। उसके बाद द वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट नॉर्मली रिफ्लेक्ट द बिहेवियर, कि हम किसी के बारे में नॉर्मली कैसा फील करते हैं, उसके बारे में कैसा सोचते हैं, वो हमारे कौन से बिहेवियर को दिखाता है, हमारे एटीट्यूड को दिखाता है। कि मतलब हमारा जैसे एटीट्यूड होगा, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हमारा बिहेवियर भी कैसे होगा, पॉजिटिव, और थिंकिंग भी कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर बहुत सारे लोगों में नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो उनकी हर चीज़ को लेकर थिंकिंग कैसी होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिविटी को शो अप करता है। तो ये क्या हमारे एटीट्यूड को शो करता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज़ को पॉजिटिव बनाना है या टेंशन को कम करना है अपने एनवायरनमेंट से, तो हमें इनमें से क्या करना चाहिए, तो हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप किसी को हंसा सकते हैं, किसी को रोते हुए इंसान को भी उसको अच्छा फील करा सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब क्या है कि आप एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से टेंशन को कम कर रहे हैं। तो क्या आएगा इसके अंदर, सेंस ऑफ ह्यूमर।
नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सा है जो नोट, आपको नोट ज़रूर याद रखना है। बहुत सारे बच्चे नोट को नहीं देखते और सीधा जो सही आंसर होता है उसको टिक कर देते हैं। तो आपको नोट याद रखना है कि इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसमें 3 आंसर सही होंगे, 1 गलत होगा। तो आपको क्या बताना है कि हमारा कौन सा पावर है पॉजिटिव एटीट्यूड का। तो इसके अंदर कौन सा पावर है हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड का, कि एटीट्यूड मेक यू अथॉरिटेटिव। कि अगर हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम किसी पे दबाव थोड़ी बनाते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम किसी को क्या करते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव बनाते हैं। जबकि यहाँ पे ऑप्शन क्या बना रखा है कि हम क्या करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, उसके ऊपर अथॉरिटी करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको अपने अंडर रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, ये भी हमारे MCQs क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। जैसे कि अतिथि देवो भव, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, गेस्ट आर लाइक गॉड। कि जो हमारे गेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, भगवान होते हैं। जैसे कि आप भारतीय संस्कृति में देखते ही होंगे, हम अपने भगवान को क्या बोलते हैं, हमारे घर में जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं, मेहमान आते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव। मतलब जो भी गेस्ट आ रहा है वो कैसा है, गॉड के जैसा है, भगवान के जैसा है। तो हमें उसको वैसी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, टूरिस्ट टू ट्रैवल अ कंट्री अदर देन द वन इन विच दे नॉर्मली लीव आर टर्म टू। कि ऐसा टूरिस्ट जो दूसरी कंट्री में जाके ट्रैवल करता है, जिस कंट्री में रहता है उसमें नहीं, दूसरी कंट्री में जाके ट्रैवल करता है, तो उसके क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट बोला जाता है उसको। ठीक है, आपको ये पहले भी बताया था, ये टाइप्स ऑफ टूरिज़्म है। कितने टाइप्स के होते हैं हमने पढ़ा था, डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है, और एक और आप कमेंट करके बताएंगे एक और क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। तो आपको ये पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है कि टूरिज़्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो आपको क्या बताना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कि इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि लोगों को टूरिज़्म की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे हमारे देश की या कंट्री की रेवेन्यू क्या होती है, वो जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फुल फॉर्म ऑफ NTO। तो NTO का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्या बता रखा है, एज एग्जांपल दे रखा है आपको कि एक इंडियन रेजिडेंट है जो न्यू दिल्ली में रहता है, विजिट करता है, फिर जयपुर सिटी में जाता है विद फैमिली फॉर अ हॉलीडे। ये किस चीज़ का एग्जांपल है, मतलब वो न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ से कहाँ विजिट कर रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो वो एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट में घूम रहा है। एक कंट्री है, उसने दिल्ली पहले घूमा, दिल्ली के बाद वो जयपुर गया, राजस्थान गया। तो वो किसके अंदर आएगा, डोमेस्टिक टूरिज़्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो हम टिकट को बुक करने के लिए क्या करते हैं, अपनाते हैं, कौन सा सिस्टम है। तो उसमें आएगा कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। कि अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम को अपनाएंगे और उसके थ्रू ही अपना रिजर्वेशन कराएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। कि GIT का मतलब क्या होता है। तो GIT का मतलब क्या होता है, ग्रुप ट्रैवलर्स। जब हम पूरे ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, GIT बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिस्टर शर्मा है, ठीक है, जो अपने लिए होटल में बुक रूम कराना चाहते हैं। पर उनको कैसा रूम चाहिए कि जो टेरेस के ऊपर हो, सबसे टॉप फ्लोर पे हो, और जिससे स्काई दिखता हो। ठीक है, वो ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ हो, ऐसा नहीं खुला होता, ऊपर से ग्लास वगैरह लगा होता है जिससे स्काई दिख सके। तो वो कौन से रूम के अंदर आता है, तो उसको बोला जाता है पेंट हाउस। ठीक है, तो ऐसा रूम जिससे वो ओपन स्काई होता है, ऊपर का पूरा व्यू दिखता है, सबसे टॉप पर होता है होटल के या कहीं पे भी टेरेस के ऊपर, तो उसे पेंट हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, ट्रैवल बाय गेस्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन टू द होटल एंड वाइस वर्सा इज़ नॉन एज। कि अगर हम किसी गेस्ट को एयरपोर्ट या रेलवे से होटल पे छोड़ रहे हैं और वापस से उसको वहाँ पे छोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफ़र बोला जाता है। कि हम क्या कर रहे हैं, उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, डिफाइन करने गेस्ट फोलियो क्या होता है। तो गेस्ट फोलियो मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल डिटेल होती है किसी भी गेस्ट की। ठीक है, उसके बर्थ, एनिवर्सरी और जितनी भी चीज़ें, उसको क्या बोला जाता है, गेस्ट फोलियो। कि अगर आपके होटल में कोई गेस्ट आने वाला है, आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबकी लेते हैं कि वो कब आएगा, कब जाएगा, या उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसके नाम के बारे में, उसके साथ कितने सारे लोग आने वाले हैं, तो उसे गेस्ट फोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MICE, जिसे माइस बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो माइस में जो M है, सिर्फ M का मतलब पूछा है कि M का मतलब क्या होता है। तो M का मतलब क्या होता है, मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन का। तो आपको नोट याद रखना है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कौन सा नहीं होता।
तो इसका आंसर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज। कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज करा रहे हैं तो हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी है, वो तो हमारी करेंसी के अंदर रहेगा कि हम अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या बताना है, ऐसे 2 अट्रैक्शन बताने हैं जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी होता है। मतलब ऐसे 2 अट्रैक्शन प्लेसेस बताने हैं, ऐसे 2 अट्रैक्शन चीज़ें बतानी है जिसमें क्या हो, आर्ट परफॉर्म किया जा रहा हो जो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। जैसे कि डांस, अगर आपने राजस्थान का कालबेलिया डांस देखा होगा तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, बहुत सारे लोग उसे देखने जाते हैं। वहाँ का म्यूज़िक हो गया, या किसी का फॉल्क आर्ट हो गया, या पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, लोगों को क्या अट्रैक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऐसी जर्नी जो हमें स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए करते हैं, मतलब जो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिमेज मतलब या पिलग्रिम्स या पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है, जो हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए करते हैं। मतलब कि अगर हमें कहीं पूजा पाठ करने जाना है, जैसे बहुत सारे लोग 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, हज करने जाते हैं, महाकुंभ जैसे जगहों पे जाते हैं, तो वो सारा क्या होगा, हमारा पिलग्रिमेज, कि हम उस जगह पे ट्रैवल तो कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, स्पिरिचुअल की वजह से, स्पिरिचुअलिटी की वजह से। फिर आता है हमारी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम कहीं पे घूमते हैं, अपने टूरिस्ट को वॉक करवाते हैं और साथ में हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं वहाँ के फ्लोरा एंड फाउना के बारे में, वहाँ के लैंडस्केप के बारे में, तो उसे नेचर वॉक कहा जाता है। मतलब कि हम टूरिस्ट के साथ जा रहे हैं, जैसे हम किसी भी प्लेस पे चले जाओ, जू में चले जाओ, या फिर ऐसी सारी जगहों पे, अभयारण्य वगैरह जगहों में चले जाओ, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, नेचर वॉक, जहाँ पे हम उनसे रिलेटेड, फ्लोरा एंड फाउना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दें और साथ में उनका क्या हो, टूर भी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन तीनों जगहों को क्या कहा जाता है, तो ये तीनों जगह हमारे क्या कहलाते हैं, डेजर्ट ट्रायंगल कहलाते हैं इंडिया के। बहुत सारे लोग इन जगहों पे घूमना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल भी हैं सारे प्लेसेस, तीनों प्लेसेस, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। तो इन सारे तीनों ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, डेजर्ट ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट नहीं है, नॉट। तो आपको क्या बताना है, फ़ोल्कलोर, मतलब जितनी भी हमारी फ़ोल्क से चीज़ें स्टार्टेड होती है पुराने टाइम की, जैसे कोई म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, या स्टोरीज़ हो गई पुराने टाइम की, तो ये सारे हमारे किसी नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि नेचुरल चीज़ें कौन सी होगी, हमारी क्लाइमेट होगी, फ्लोरा फाउना होगा, वाइल्ड लाइफ होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी नेचुरल चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन कि फार्मूला 1 रेस, जैसे कि ये इंडियन प्रीमियम लीग है, ठीक है, प्रीमियर लीग जिसे वो कंडक्ट कराया जाता है, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, तो किसका, इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट का। जब कहीं पे इवेंट कराया जाता है, जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का लीग वगैरह कराया जाता है, क्रिकेट की बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, तो वो भी क्या होगा, किसी न किसी जगह पे इवेंट होगा, बहुत सारे टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जैसे फुटबॉल का हो गया, वॉलीबॉल का हो गया, बहुत सारा हॉकी का हो गया, तो ये सारी क्या चीज़ें कहलाती है, इवेंट बेस्ड टूरिज्म कहलाती है। अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, 1-1 मार्क्स वाले। अब आपका क्या है, इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें इन सब के आंसर्स देने हैं कम से कम 20 to 30 वर्ड्स में। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है कि 4 स्ट्रेस एंड कैजुअल एजेंट्स बताने हैं, ऐसी चीज़ें बताने हैं जो हमारे स्ट्रेस को क्या करती है, मैनेज करती है, जो नॉर्मली है, जैसे कि हमारा मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल और फिजिकल चीज़ें क्या करती है, हमारे स्ट्रेस को, हमारे स्ट्रेस की एजेंट है। कि हमारा अगर मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो हमें स्ट्रेस होगा, हमारे सोशल चीज़ों से हमें स्ट्रेस होता है, अगर हमें फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उससे स्ट्रेस हो सकता है, और हमारी फिजिकल चीज़ों की वजह से भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। तो आपको 4 चीज़ें बतानी थी। नेक्स्ट बताना है कि ऐसे 4 बैरियर्स बताने हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फिजिकल बैरियर, क्या जब तक हम बोल नहीं पाएंगे किसी को ढंग से या बता नहीं पाएंगे, हमारे पे फिजिकली कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकता है कि लैंग्वेज हमें क्या पता नहीं पता हो, कि अगर सामने से कोई फ्रेंच बोल रहा है तो हमें फ्रेंच नहीं आती हो, तो लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकता है। इंटरपर्सनल बैरियर्स हो सकता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकता है। तो ये आपके 4 बैरियर्स हैं, आपको बताने हैं। और साथ में ये कल्चरल बैरियर्स भी है। तो इसमें से कोई 4 पूछा था, आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। फिर क्या है, नेम बताने हैं एनी 4 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पहला। फिर ये है सिम्बियन, विंडो फ़ोन एंड iOS। तो ये 4 में से 4 3 जो भी है, आप इनमें आईफोन का और चीज़ों का भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ये सारे क्या है, हमारे फ़ोन को ऑपरेट करने के सिस्टम है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी आपको क्वालिटीज़ बतानी है जो आपको क्या करती है, एक आइडियल एंटरप्रेन्योर बनाती है, कि आप किसी और को भी क्या कर सकें, मोटिवेट कर सकें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो सबसे पहले क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप हार्ड वर्क होने चाहिए, ऑप्टिमिज्म होने चाहिए, मतलब हमेशा आशावादी, ये नहीं कि आप हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें सोचें, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए। जब आप में ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको क्या आइडियल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, या फिर आपको डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी और के लिए आइडियल बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो बहुत इजी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको सेटिस्फाई कर ले, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले प्रेजेंट टाइम में विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हमारा आने वाला जनरेशन है ऐसा ना हो कि हमने अपनी चीज़ों को, नीड्स को पूरी करने के लिए जितने भी हमारे पास अभी रिसोर्सेज थे उन सबको ख़त्म कर दिया, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उन चीज़ों को देख ही ना पाए, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इन सारी चीज़ों को ना देख पाए। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा होता है कि रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करना है कि आप भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करो और आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके, उन सारी चीज़ों का लाभ उठा सके। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। नेक्स्ट हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या बताना है, मेंशन एनी 2 अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस, कि ऐसे 2 रूल्स बताने हैं जो अनरिटन है बिजनेस के अंदर और हमें उसे मारने ही चाहिए, वो कहीं पे लिखे नहीं होते। जैसे कि द बॉस इज़ द बॉस, वो हमेशा राइट होगा या रॉन्ग होगा, आपको बॉस को बॉस की जैसे ही मारना है, और बॉस हमेशा ही राइट होगा चाहे वो किसी चीज़ में गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीप द बॉस इन्फॉर्म, हर चीज़ अपने बॉस को क्या करे, इन्फॉर्म करे। नेवर गो ओवर द बॉस, अपने बॉस के ऊपर अगर आपकी बॉस किसी चीज़ को करने से मना कर रहे हैं तो ये नहीं कि मैं वो चीज़ करूँगा, आप उस चीज़ को क्या करें, वहीं पे डिले कर दें। मेक योर बॉस लुक गुड, आप अपने बॉस को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं अपने बॉस के सामने कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर आप अपने जितने भी काम है उसको बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबल वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक टूरिज्म, कि डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म मतलब क्या होता है, ऐसा टूरिज्म जो हम किसी कंट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, कंट्री का रेजिडेंट उसी कंट्री के अंदर करते हैं। जैसे कोई कंट्री है, यहाँ पे ये अलग अलग स्टेट्स हैं, तो कोई एक रेजिडेंट है यहाँ से इस स्टेट में गया, इस स्टेट में गया, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक टूरिज्म। अगर ये इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म। तो ये हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म होगा, और ये क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म, जब स्टेट से स्टेट जाते हैं। जैसे यहाँ पे अमेरिका का एग्जाम्पल दे रखा है कि अमेरिका में रहने वाला इंसान न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रहा है, तो वो क्या होगा, उसका डोमेस्टिक टूरिज्म। आप अपने इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर था वाई इज़ ट्रैवल लिटरेचर कंसिडर्ड है इंपॉर्टेंट, कि ट्रैवल लिटरेचर को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। तो ट्रैवल लिटरेचर मतलब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमारा पर्सनल जितनी भी चीज़ें होती है, मेमोरी हो गई, बायोग्राफीज़ हो गई या फोटोग्राफीज़ हो गई, उन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए किसी स्पेसिफिक जर्नी या प्लेस के लिए, जिससे हम नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंट बताना है इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म में। तो ये अभी हमने करा था इनबाउंड और आउटबाउंड, बहुत इजी होता है। तो इनबाउंड मतलब क्या होता है, जैसे हमारी 2 कंट्री हैं, ये हमारी इंडिया कंट्री है, ये क्या है, हमारे जैसे कि हम अमेरिका मान लेते हैं, ये हम इंडिया मान लेते हैं। अगर कोई अमेरिका वाला इंसान इंडिया के अंदर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इन मतलब क्या होता है, आना। तो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आना इज़ अ इनबाउंड। ठीक है, और अगर कोई इंसान हमारी कंट्री से क्या कर रहा है, हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में जा रहा है, आउट मतलब क्या होता है, किसी और कंट्री में जाना, तो वो क्या कहलाता है, आउटबाउंड। तो ये बहुत ईजी आपको याद होना चाहिए। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे इंडिया से अमेरिका आना, ठीक है, अमेरिका से इंडिया आना इनबाउंड, और इंडिया से अमेरिका जाना क्या होगा, आउटबाउंड। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनके बारे में, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पासपोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैवलिंग, कि पासपोर्ट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ट्रैवल करने के लिए। तो आपको पता ही होगा पासपोर्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरत है। जब तक हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट हमें देती है, किसी भी कंट्री का प्रूफ होता है कि हाँ ये हमारी कंट्री का सिटीज़न है, ये हमारी कंट्री का रेजिडेंट है, और ये दूसरी कंट्री में जा सकते हो, और एक एज अ लीगल पर्सन है। क्योंकि पता है आप इलीगल पर्सन या फिर कोई चोर या फिर कोई जो आतंकवादी वगैरह होता है वो भी घुस सकते हैं। तो ये क्या करता है, एज अ प्रूफ काम करता है।
उसके बाद जितने भी पासपोर्ट होते हैं उनकी एक वैलिडिटी पीरियड होता है और एक्सपायरी डेट होता है, जिससे क्या कर सकते हैं आप उसको वैलिडिटी को, एक्सपायरी डेट को वापस से आगे रिनोवेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वैलिड पासपोर्ट को ही सिर्फ अलाउ करता है और अपनी कंट्री के अंदर, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट आता है हाउ स्पाज आर गेनिंग पॉपुलैरिटी एज अ मॉडर्न टूरिज्म प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो स्पाज होते हैं वो कैसे आजकल पॉपुलर हो रहे हैं मॉडर्न टूरिज्म के अंदर। तो आपने देखा होगा जो स्पा होते हैं वो इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि क्या है, एक मॉडर्न टूरिज्म के अंदर आता है वर्ल्ड में। आपने देखा होगा मॉडर्न टूरिज्म आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। स्पा क्या होते हैं, एक डेवलप करते हैं हेल्दी हैबिट्स को। ठीक है, अगर हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर स्पा ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है। स्पा क्या होता है, मिनरल वाटर होता है, स्प्रिंग्स होते हैं, जिसमें क्या बिलीव किया जाता है कि वो हमारी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ होती है, मेडिकल वैल्यूज़ होती है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, और हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, ये ट्रीटमेंट लेना, स्पा। तो स्पा मतलब नॉर्मली अगर आपको ना पता हो तो बता देती हूँ। स्पा मतलब क्या होता है कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स या ऐसी चीज़ें जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह होता है, वैसे ही वहाँ पर जाके आधे घंटे 1 घंटे रिलैक्स होना, माइंड को जाके रिलैक्स करना, पानी के अंदर बैठना और वही हॉट बाथ लेना और ये सारी चीज़ें करना, जैसे मिनरल वाटर होता है, तो वो स्पा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, कीप इन माइंड एंड हाईलाइट द 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि हर एक पर्सन का यूनिक पर्सनैलिटी होता है। इसको ध्यान में रखते हुए लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि 4 ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारी पर्सनैलिटी को क्या करती है, डिफाइन करती है। तो सबसे पहला आपको क्या बताना है, हेरिडिटी। हेरिडिटी अभी हमने ऑप्शन में भी करा था कि हेरिडिटी क्या होता है, ऐसी फिजिकल चीज़ें होती है और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें जेनेटिकली मिला होता है, हमारे फादर से, हमारे दादा से, ग्रैंडफादर से, इन सारे लोगों से मिला होता है। तो हमारी हेरिडिटी, तो आपको पता है हमारी हमारी हाइट हो गई, बॉडी का शेप हो गया, कलर हो गया, या हमारा वे ऑफ सम टाइम थिंकिंग हो गया, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हेरिडिटी पे डिपेंड करती है और हमारी हेरिडिटी हमारी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक डिफाइन करती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कल्चर, कि हम जिस कल्चर में रहते हैं, जैसे कल्चर में रहते हैं, वो भी क्या करती है, हमारी हेरिडिटी को डिफाइन करने में, हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम जिस सोशल ग्रुप में, जैसे सोशल बिहेवियर में रहते हैं, हम क्या उसी कल्चर को अपनाते हैं, वैसे ही थिंकिंग करने लगते हैं। जैसे कि आपने इंडिया में रिलीजन सुना होगा, तो रिलीजन, हम जिस रिलीजन में रहते हैं, जिस कस्टम्स को मानते हैं, आगे भी हम क्या करते हैं, उसी कस्टम को, उसी रिलीजन को पास थ्रू करते हैं, तो हमारी कल्चर पर डिपेंड करते हैं। सपोज़ अगर हम कहीं बंगाल में, आपने देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, सबका कल्चर अलग अलग और वहाँ के लोग उन कल्चर्स को अपनाते भी हैं। क्यों, कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर्स को गेन कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे सोसाइटी के थ्रू, जो हमारी पर्सनैलिटी को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट आता है फैमिली बैकग्राउंड, कि हमारा जैसा फैमिली बैकग्राउंड होता है वो भी हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। कि अगर हमारी फैमिली और हमारे मैरिज और ये सारी चीज़ें हमारी हेरिडिटी और हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, शेप करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सबसे छोटा बच्चा होता है, अगर सपोज वो कोई बंगाली फैमिली में, तो वो क्या करना स्टार्ट करेगा, सबसे पहले अपनी फैमिली को देख के क्या बंगाली बोलना स्टार्ट करेगा, राजस्थानी, गुजराती या हरियाणवी तो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिली से चीज़ों को सीख रहे हैं, हम अपने कल्चर्स को, कस्टम्स को और चीज़ों को किससे करते हैं, फैमिली से सीखते हैं। तो फैमिली हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, शेप करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस इन लाइफ, कि जो चीज़ें हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, हम उससे भी हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, डिफाइन होती है। जैसे कि अगर हमने किसी इंसान को कुछ पैसे दिए, जो रास्ते में हमें दिख रहा था कि हाँ उसको पैसों की ज़रूरत है, और फिर अगर हमें थोड़े दिन बाद पता चलता है कि नहीं वो इंसान तो झूठ बोल रहा था, उसने हमसे झूठ बोल के पैसे लिया, तो जो हमारा काइंडनेस होगा, जो हम दयालु हम उस टाइम पर बन रहे थे, नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम किसी को पैसे देने से पहले 10 बार सोचेंगे कि नहीं हमें इसे नहीं देना चाहिए। क्यों, इसने क्या करा, हमारे जो एक्सपीरियंस था उसने क्या करा, हमारे इस नेचर को, हमारी पर्सनैलिटी को क्या करा, अफेक्ट करा। तो जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो भी बहुत हद तक हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या था, हमारा पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस था। नेक्स्ट हमारे क्या आता है कि द प्रोफेशनल बॉडीज वर्किंग इन अ tourism sector always have their planned objectives. List out the 4 objective of state tourism development corporations, कि आपको ऐसे क्या बताने हैं, ऐसी चीज़ें बतानी है जो हमारे प्रोफेशनल बॉडीज़, मतलब टूरिज़म सेक्टर में जो काम करते हैं और ऐसे स्टेट टूरिज़म को क्या करते हैं, डेवलप करने में, उनको हेल्प करने में मदद करते हैं। तो इनके 4 ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या बताना है कि इनका सबसे पहला काम क्या होता है, इस्टेब्लिश करना, डेवलप करना, प्रमोट करना, मतलब जितनी भी हमारे टूरिज़्म प्लेसेस हैं उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना, उनको
उनको इस्टेब्लिश करने का काम किसका होता है, हमारे टूरिज़्म कॉरपोरेशन का या उनकी एजेंसीज़ का काम होता है। उनको मेंटेन करके रखना, वहाँ पे टूरिस्ट व्हीकल्स है या नहीं है, फैसिलिटीज़ है या नहीं है, या वो जगह डेवलप हो रही है या नहीं हो रही, सारा किसका काम है, उन्हीं का काम है। नेक्स्ट आता है उसको कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो होता है उन सारी चीज़ों को, बॉडीज़ को, चाहे वो कंट्री में हो चाहे आउटसाइड ऑफ कंट्री हो, उन सबको क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना और उन सबको अप टू डेट रखना, ये भी उन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट आता है पब्लिश करना और सेल करना डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, पर्पस गिविंग बाय द पब्लिसिटी टू टूरिज़्म, कि टूरिज़्म की चाहे पब्लिसिटी हो, हम टूरिज़्म को क्या करें, अपनी कंट्री के अंदर पब्लिश करें, लोगों को तक पहुँचाए, बताए, तो ये भी किसका काम होता है, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है। नेक्स्ट क्या आता है, कंस्ट्रक्ट करना और लोगों को रहना, मेंटेन करना बंगलोज को, टूरिस्ट इनको, यूथ होटल्स और होटल कैफेटेरियाज़ को, ये भी किसका काम होता है, उन्हीं का काम होता है कि ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, वो लोग मेंटेन करेंगे। तो ये सारे टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है। हमारा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक मिस्टर मोहन है, वो अपॉइंटेड होते हैं किसमें, ट्रैवल एजेंसी में, और ही हैज़ अ सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द टूरिज़्म बिजनेस, कि वो अलग, उनका काम क्या है कि जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनको देखना कि वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड, वो हो रहा है सही से या नहीं हो रहा। तो डिस्कस एनी 4 एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द ट्रैवल एजेंसी। तो आपको नॉर्मली इसमें क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा है कि आपको ट्रैवल एजेंसी के 4 काम बताने, कि ट्रैवल एजेंसी काम करती क्या है, उनका काम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इनके काम। तो पहला काम क्या है, MIC। माइस मतलब क्या होता है कि इनका पहला एक्टिविटी कि दूसरी कंपनी की, अपनी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है, और साथ में क्या करना, मीटिंग्स वगैरह फिक्स करना और रेवेन्यू जनरेट करना अपनी कंपनी के लिए, ट्रैवल एजेंट के लिए, होटल्स के लिए प्रोवाइड करना। ये सारा इन्फॉर्मेशन किसका होता है, ट्रैवल एजेंसीज़ का काम होता है। साथ में और क्या करते हैं कि सर्विस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कॉरपोरेट्स के साथ। मतलब मेनली काम देखें तो इनका काम क्या है कि हमारे जितना भी ट्रैवल एजेंसीज है वो क्या करती है, ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे वो मीटिंग, कॉन्फ्रेंस वो करना, डेवलप करना, या फिर हमारे से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं डेस्टिनेशन प्लेसेस से लेके, वो सारी चीज़ों को निकालना किसका काम होता है, ट्रैवल एजेंसीज़ का काम होता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन एनी 4 टर्मोलॉजीज रिलेटेड विद द टूरिस्ट, कि ऐसे आपको टर्मोलॉजीज बताने हैं, 4 टर्मोलॉजीज जो टूरिस्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इसका आंसर है सबसे पहला गेस्ट। तो गेस्ट हम किसी को क्या बोलते हैं, टूरिस्ट को ही बोलते हैं, जो कहाँ से, बाहर से आता है, जो हमारे घर में, या अगर हम अपने घर में देखें, हमारी कंट्री में देखें, होटल में देखें, तो हम उसको गेस्ट बोलते हैं ऑफ कोर्स, जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, और जिससे हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल एजेंट या होटल के थ्रू। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, कस्टमर। कस्टमर भी क्या होता है, जो हमें पे करता है हमारी सर्विसेज के लिए, जैसे कि एग्जांपल कॉर्पोरेट फुटिंग बिल, जैसे कि हमने किसी से बिल लिया, या होटल एजेंट्स हो गए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे, क्योंकि वो हमें क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उस सर्विस का क्या कर रहे हैं, उन्हें पे कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, पैक्स। तो पैक्स मतलब क्या होता है, पैसेंजर, ये शॉर्ट फॉर्म है पैसेंजर का, पैक्स। तो यूजुअली क्या लिखा जाता है, अगर आप ट्रैवल एजेंसीज में जाएंगे तो नंबर ऑफ़ पैक्स मतलब नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स। तो इसका मतलब भी क्या होता है कि हम किसी ट्रैवल पैसेंजर के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर आता है FIT मतलब फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर। ऐसा कोई इंसान जो अकेले जाके ट्रैवल करना पसंद करता है, उसको खुद अकेले में, या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंडिविजुअल होकर ट्रैवल करना पसंद होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिट बोला जाता है, फ्री इंडिविजुअल ट्रैवल, जिसका मतलब यही बता रखा है कि सिंगल ट्रैवलर, ठीक है, कोई सिंगल पर्सन। नेक्स्ट इसमें मैंने और भी बहुत सारे लिख दिए, आपको जो ईजी आप कर सकते हैं। जैसे आता है GIT मतलब अभी हमने पढ़ा था ग्रुप इंक्लूसिव टूर, कि जब हम किसी ग्रुप में टूर करते हैं, ग्रुप ट्रैवलर्स होते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, GIT बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लोरा एंड फाउना अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि कैसे फ्लोरा एंड फाउना बहुत सारे टूरिस्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आपको पता है फ्लोरा एंड फाउना मतलब कि फ्लोरा मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, वेजिटेशंस, और फाउना मतलब एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो फ्लोरा एंड फाउना बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम किसी प्लेस पे जाते हैं तो हमें वहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत पसंद आती है, वहाँ के फ्लावर्स हो गए, वहाँ का नेचर हो गया, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के एनिमल्स जब यूनिक होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है टूरिस्ट को। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स, ट्रीज़ और ऐसी चीज़ें
दिखाते हैं टूरिस्ट को, जिससे क्या हो उन्हें पसंद है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है अलग अलग रीजन में। जैसे कि अगर हम उनके रीजन की बात करें, हिमालय रीजन की बात करें, तो वहाँ पे फर का ट्री बहुत मिलता है, ठीक है, वहाँ पे और आपको पोलर बियर्स मिल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें एक स्पेसिफिक रीजन में होती है। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे कैक्टस है, वो स्पेसिफिकली वहीं पर ग्रो होता है। यहाँ पर हम नॉर्मली दिल्ली और बिहार और यहाँ पर देखिए यूपी में तो नहीं ग्रो होगा। वैसे अगर हम कैमल की बात करें तो वो भी क्या है, वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है, फाउना के अंदर आता है, तो वो भी क्या स्पेसिफिक रीज़न में मिलता है। तो ऐसे एनिमल्स जो स्पेसिफिक कैटेगरी रीज़न के अंदर मिलते हैं, तो उनको बहुत सारे ट्रैवलर्स देखना पसंद करते हैं और वो सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जैसे कि आ गया थिक फॉरेस्ट, जो कवर होते हैं, लोग क्या करते हैं उस पर ट्रैकिंग करना बहुत इन्जॉय करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं उसके ऊपर। और जो फाउना होता है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, वहाँ के मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। वैसे बहुत सारे इस वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाना पसंद करते हैं। नेशनल पार्क्स हो गया, जू हो गया, एक्वेरियम्स हो गया, बोटैनिक गार्डन्स हो गए, तो यहाँ पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना दोनों मिलते हैं और ये हमारे नेचुरल ब्यूटी को शो ऑफ करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें कि येलो स्टोन नेशनल पार्क, सेंग डियो जू और बोटैनिकल गार्डन एट क्यू, ये सारे क्या हैं इनके एग्जांपल है। अगर आप चाहें तो इंडिया का लिख सकते हैं, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क हो गया और भी बहुत सारे पार्क हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी फ्लोरा एंड फाउना को शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल दे रखे हैं कि यहाँ पे लंदन के करीब है, श्रीलंका के पास जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्या है अट्रैक्शन वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए प्लेसेस हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपका पूरा 10th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं ये PDF डाल दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।